शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। बराबर नहीं है लड़की लड़का। लड़कियों के लिए बनाया गया घर, काम काज, अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, तो 20% ये जो सही मिलेंगे। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों क्या गया, मेन चक्कर यही है। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड वुमेन के अगेंस्ट ऐसे क्राइम्स होते हैं जो हमारी सोल को हिला कर रख देते हैं। कुछ ऐसा ही बहुत पेनफुल ज्योति सिंह के साथ हुआ, जिसे हम सब निर्भया के नाम से भी जानते हैं। ये उन केसेस में से है जहाँ अक्रॉस द कंट्री काफी लोग गुस्से में थे, क्योंकि सब जस्टिस और बदलाव चाहते थे। ये केस है 2012 का। ज्योति सिंह ने कुछ टाइम पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और अब वो अपनी लाइफ के आगे के सारे अपॉर्चुनिटीज को देख पा रही थी। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि दिल्ली की दिसंबर की एक रात उसके लिए सब कुछ बदल देगी। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे नेशन को हिला दिया था और दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। केस में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योति का बर्थ 10 मई 1989 को उत्तर प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी माता आशा देवी एक होम मेकर थी और उनके पिता बद्री सिंह उस वक्त एक प्रेशर कुकर फैक्ट्री में काम करते थे। जब ज्योति पैदा हुई थी तो उनके पिता ने अपने नेबरहुड में सबको मिठाइयाँ बांटी थी, क्योंकि वो उसके पैदा होने से बहुत खुश थे, उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उसके बड़े सपने थे और उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार और सपोर्ट करती थी। ज्योति के 2 भाई भी थे और वो अपने सिबलिंग्स में अकेली लड़की थी। दिल्ली में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उसने साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड एलीड साइंसेज देहरादून से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया। अब कुछ ऑनलाइन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसे दिल्ली के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप भी मिल गई थी। और अब क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और वो दिल्ली वापस आ गई थी, उसने एक फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया। ये फ्रेंड अविंद्र प्रताप पांडे है, जो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये दोनों दिसंबर 16, 2012 को साकेत के पीवीआर सिलेक्ट सिटी वॉक में लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने गए थे। अविंद्र के मुताबिक ज्योति को मूवीज देखना बहुत पसंद था और उसे खासकर शॉपिंग बहुत पसंद थी। इस वजह से ये दोनों अक्सर सेलेक्ट सिटी मॉल एरिया के आसपास रोम करते थे। ये उनका रेगुलर था एक दूसरे से मिलना या हैंग आउट करने का। मूवी खत्म होने के बाद ज्योति और रविंद्र ने साकेत से मुनिरका बस स्टैंड के लिए एक ऑटो लिया। ज्योति द्वारका में रहती थी, लेकिन उस वक्त कोई भी ऑटो साकेत से द्वारका जाने के लिए एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगता है। तो इसलिए ज्योति ने जिससे भी वहाँ जाने के लिए पूछा था, उन सब ने उसे रिफ्यूज कर दिया। इसलिए उन लोगों ने सोचा था कि पहले वो मुनिरका बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से द्वारका के लिए बस लेंगे, जिसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो ये लोग बस स्टैंड पहुंचे और वहाँ कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली उन्हें एक बस मिली। अब ये कोई रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था, ये एक ऑफ ड्यूटी प्राइवेट बस थी। इस बस का कलर व्हाइट था, जिसमें येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स थे। इस पर यादव वर्ड भी क्लियरली लिखा हुआ था और इन सारी डिटेल्स की वजह से पुलिस बाद में इस बस को इजिली आइडेंटिफाई करने में कामयाब रही। नाउ आप क्वेश्चन करेंगे कि उन्होंने इतनी लेट रात को एक प्राइवेट बस क्यों ली, क्योंकि उस टाइम कैब्स इतनी पॉपुलर और इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। ज्योति और रविंद्र ने अराउंड 9:30 बजे बस बोर्ड की, लेकिन वो थोड़ा भी नहीं जानते थे कि बस को बोर्ड करने का डिसीजन उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब ये लोग बस में बोर्ड हुए, उन्होंने देखा कि वहाँ ड्राइवर को मिलाकर टोटली 6 लोग थे और ये लोग थे 33 ईयर ओल्ड राम सिंह जो ड्राइवर था, 30 ईयर ओल्ड मुकेश सिंह जो ड्राइवर का छोटा भाई था, 20 ईयर ओल्ड विनय शर्मा जो एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर था, 19 ईयर ओल्ड पवन गुप्ता जो एक फ्रूट सेलर था, एंड 17 ईयर ओल्ड मोहम्मद अफरोज एंड 28 ईयर ओल्ड अक्षय ठाकुर जो एक मैरिड मैन था और दिल्ली में काम ढूंढने आया था। ज्योति और रविंद्र के बस में बैठने से पहले ये लोग आपस में पार्टी कर रहे थे और जब उन्होंने एक वुमेन को और एक मैन को बस स्टैंड पर साथ में वेट करते देखा, उसी मोमेंट पर उन्होंने ज्योति के कैरेक्टर के बारे में एक जजमेंट बना लिया। उन्होंने सोचा कि वो एक लूज कैरेक्टर की वुमेन होगी जो एक लड़के के साथ इतने लेट रात में अकेली घूम रही है। और ज्योति और रविंद्र के बस बोर्ड करने के बाद ये लोग उन पर डायरेक्टली टोन्ट करने लगे। वो उनसे पूछने लगे कि एग्जैक्टली वो इतनी लेट
रात में अकेले क्या कर रहे थे, और उसके रिस्पॉन्स में अविंद्र ने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि इट वॉज नन ऑफ देयर बिजनेस। इसके बाद भी ये लोग उन्हें टोंट करते रहे, लेकिन ज्योति और अविंद्र ने उन्हें इग्नोर करने का डिसाइड किया। फिर बस ने एक रॉन्ग टर्न लिया। अविंद्र को थोड़ा डाउट हुआ। उसने उन 6 लोगों से क्वेश्चन किया कि बस इस रॉन्ग रूट से क्यों जा रही है, लेकिन ना तो उन्होंने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया और ना ही उन्होंने अपनी टोंटिंग बंद की। अब अरविंद ने इन 6 लोगों के साथ आर्ग्यू करना शुरू कर दिया और इस वजह से ये लोग और भी गुस्सा हो गए थे। अविंद्र को बस के अंदर बहुत बुरी तरह पीटा गया। इन लोगों के पास एक आयरन रॉड भी थी जिसका उन्होंने यूज किया और फाइनली उसे सीवियरली बीट करने के बाद अविंद्र अनकॉन्शियस हो गया था और अब इन दरिंदों की नजरें ज्योति पर थी। उन्होंने उसे बालों से पकड़कर बस की बैक सीट पर ड्रैग किया और एक एक करके उन्होंने उसे किया। इन 6 आदमियों ने ज्योति को नियरली 1 घंटे तक फिजिकली किया और ये यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। जुवेनाइल ने कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल सोच से परे और सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही हर विमेन हर मैन ह्यूमैनिटी में अपना फेथ खो देगा और उनकी सोच कांप उठेंगी। असॉल्ट के बाद 17 साल का मोहम्मद अफरोज ने ज्योति के एब्डोमेन एरिया में एक रस्टेड एल शेप्ड आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ज्योति काफी सफर करे और इस आयरन रॉड की वजह से उसने सच में बहुत सफर किया। हमारे इस बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इन दरिंदों ने करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इन क्रिमिनल्स की कोई लिमिट्स नहीं होती। इस केस में जब इन लोगों ने अपनी ब्रुटैलिटी में कोई लिमिट्स नहीं दिखाई और ह्यूमैनिटी की सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी तो हमें भी इन मॉन्स्टर्स से डील करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और यही चीज उस वक्त लिटरली हर पर्सन बात कर रहा था। वो चाहते थे कि इन क्रिमिनल्स को पब्लिकली पीटा जाए। ये उस वक्त का जनरल पब्लिक सेंटीमेंट था। जब क्रिमिनल्स क्राइम कमिट करते वक्त नहीं हिचकिचाए तो हम जस्टिस डिलीवर करते वक्त क्यों रुके। ज्योति के असॉल्ट के दौरान इस आयरन रॉड को इंसर्ट करने के बाद मोहम्मद अफरोज ने उसे वापस बाहर खींचा और बाहर खींचते वक्त उसे रियलाइज हुआ कि ज्योति की इंटेस्टाइन्स उसके साथ बाहर आ रही हैं। इस दौरान ड्राइवर राम सिंह बस चला रहा था, लेकिन जैसे ही इन लोगों को रियलाइज हुआ कि वहाँ क्या हुआ है, उन्होंने ज्योति और अविंद्र को बस से बाहर फेंकने का डिसाइड किया, वो भी रोड के साइड पर। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज के मुताबिक ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अविंद्र ने उस वक्त ज्योति को बस के नीचे आने से बचा लिया था। और जब ये दोनों रोड पर उस कंडीशन में पड़े थे, इस टाइम तक अविंद्र को कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी। उसने रोड पर जो भी पास हो रहा था उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन फिर बाद में 11 बजे एक आदमी ने उनकी कंडीशन नोटिस की और उन्हें देखकर इमीडिएटली दिल्ली पुलिस को कॉल किया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और जो उन्होंने देखा वो भी शॉक हो गए। फाइनली दोनों को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भी हर कोई ज्योति की कंडीशन देखकर स्टन्ड था। उसके बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थे और फेस पर मार्क्स थे। डॉक्टर्स ने ये भी फाइंड किया कि उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ 5% इंटेस्टाइन बची थी। ज्योति को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिला और उसे इमीडिएटली वेंटिलेशन पर रखा गया। और जब डॉक्टर्स ज्योति को एग्जामिन कर रहे थे उस वक्त उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल कॉल किया गया। अब उन्होंने कॉल पर थोड़ा ब्रीफिंग दिया गया था, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनकी डॉटर के साथ किस तरह का अपराध हुआ है। इनफैक्ट उस वक्त उसकी बॉडी को देखकर उन्हें सिर्फ ये लगा कि शायद वो बस से गिर गई है या किसी ने उसे उस वक्त मूविंग बस के नीचे पुश कर दिया है। जब ज्योति अपने फ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकली थी, उसने अपनी मदर को बताया कि वो 2 से 3 घंटे में वापस आ जाएगी। और क्योंकि ज्योति पहले भी अपने फ्रेंड से मिलने बाहर जाती थी, उसके पेरेंट्स को भी लगा कि ये एक नॉर्मल डे था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी डॉटर उस दिन घर वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट डे दिसंबर 17 को जब उसकी सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने एक्चुअली उनके पेरेंट्स को बताया कि उनकी डॉटर के साथ क्या हुआ था। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा था। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 20 से 25 फीट इंटेस्टाइन होती है और अब ज्योति की बॉडी में 1 फुट इंटेस्टाइन भी नहीं बची थी। इसके अलावा उसके एब्डोमेन और प्राइवेट पार्ट्स भी बैडली डैमेज हो चुके थे। उनकी मदर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनकी डॉटर की थाइज बैडली स्वोलन थी और उसका स्कैल्प भी वुंडेड था क्योंकि उसे आयरन रॉड से बहुत बुरी तरह हिट किया गया। अब थैंकफुली एक चीज यहाँ हुई कि सर्जरी से पहले ज्योति थोड़ी अलर्ट थी, इसलिए वो सर्जरी से पहले पुलिस ऑफिसर से बात करने में कामयाब रही। और पुलिस से बात करने पर उसने प्रॉपर्ली बस का डिस्क्रिप्शन दिया और जो कोई भी अंदर था उनका डिस्क्रिप्शन दिया। उसने अपनी मदर से भी बात की और इतने पेन में होने के बावजूद वो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं रोई। उसने उनसे स्ट्रॉन्ग रहने को कहा और कहा कि आगे सब ठीक हो जाएगा। जब इस रात के इंसिडेंट की न्यूज टीवी पर आई, ये वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। पूरे देश में गुस्सा था और लोग सड़कों पर उतरकर गवर्नमेंट और हमारी कंट्री के उस कल्चर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसके अंडर वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह देखा जाता है। लोग सड़कों पर कैंडल्स के साथ आए। वो जस्टिस के लिए और हमारी वुमेन के लिए एक सेफर कंट्री के लिए स्लोगन्स
शाउट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे सिटीज में भी हुए। इनफैक्ट दिल्ली में उस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर था कि प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज के साथ साथ पुलिस ने वाटर कैनन्स और टीयर गैस भी रिलीज किया था। लेकिन ये सारी चीजें प्रोटेस्टर्स को रोकने वाली नहीं थी। अब ये आउटरीच ऑफलाइन हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन भी इस बारे में बहुत बात की जा रही थी। कुछ इस बारे में ट्वीट कर रहे थे, जबकि बाकी फेसबुक पर इस बारे में पोस्ट कर रहे थे। और इस टाइम के दौरान टीनेजर्स और एडल्ट्स अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज करके एक ब्लैक डॉट लगा रहे थे, जो शेम को सिंबलाइज करता था। दिसंबर 19 को ज्योति की 5th सर्जरी हुई, जिसमें उसकी बाकी बची इंटेस्टाइन रिमूव कर दी गई। इस टाइम वो एक स्टेबल लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में थी। अब नेशन वाइड प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर आ गया था, तो ज्योति के लिए डॉक्टर्स की एक कमेटी सेटअप की गई ताकि इंश्योर किया जा सके कि उसे बेस्ट मेडिकल केयर मिले। दिसंबर 25 तक वो लाइफ सपोर्ट पर थी और काफी क्रिटिकल थी। उसे हर दिन 102 से 103 डिग्री फीवर रहता था और सेप्सिस यानी ब्लड इंफेक्शन की वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी होती रहती थी। दिसंबर 26 को डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस वक्त हमारे पीएम थे, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बिठाई और ज्योति को माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल, जो सिंगापुर में है, फ्लाई करने का डिसीजन लिया। ये एक मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसे उसी रात वहाँ फ्लाई किया गया। लेकिन इस डिसीजन के बारे में बाद में बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। कई लोगों ने ज्योति को सिंगापुर के लिए 6 आवर फ्लाइट पर भेजने के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो एक आईसीयू पेशेंट थी और किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वीक्स या मंथ्स लगते हैं। साथ ही फ्लाइंग के दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट का रिस्क था। डॉक्टर्स ने पहले ही उनके पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स इसी डिसीजन के साथ गए, क्योंकि वो अपनी डॉटर के लिए बेस्ट चाहते थे और वो चाहते थे कि वो जिए। फाइनली जब ज्योति एयर एम्बुलेंस में थी, उसका ब्लड प्रेशर एक्सेसिवली ड्रॉप हो गया और वो ऑलमोस्ट सर्वाइव कर गई। लेकिन नेक्स्ट डे उसे माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया। सिंगापुर में भी ज्योति की मेडिकल कंडीशन डिटीरियोरेट होती रही। उसके मल्टीपल ऑर्गन्स भी फेल हो चुके थे और दिसंबर 29, 2012 को वो पास अवे हो गए। सोर्सेज के मुताबिक उन्हें उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में उनके साथ थे और वो पीसफुली पास अवे हो गई थी। लेकिन क्या हम कम से कम ज्योति के लिए जस्टिस पा सके? दिसंबर 16 को उस रात जब ज्योति और अविंद्र को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उन्होंने पुलिस को अपने स्टेटमेंट्स दिए थे। अगले 24 घंटों के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई, जिन्होंने विक्टिम्स द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। ड्राइवर राम सिंह भी इन सस्पेक्ट्स में शामिल था। पहले इन्वेस्टिगेशन टीम ने बस के डिस्क्रिप्शन के बेस पर उस प्राइवेट व्हीकल को ट्रेस किया। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाईवे और नियर बाय होटल्स में इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमरास का यूज किया। कैमरा फुटेज को देखते हुए उन्होंने लगभग 320 व्हाइट कलर्ड बसेस की डिटेल एक्सट्रैक्ट किए। इंटरेस्टिंगली होटल दिल्ली एयरपोर्ट की फुटेज में उन्होंने एक बस देखी जिस पर यादव लिखा हुआ था। पुलिस ने ये फुटेज अविंद्र को दिखाया और उसने कंफर्म किया कि ये वही बस थी जिसमें वो उस रात बोर्ड हुए थे। इस बस की फर्दर ट्रैकिंग पर इन्वेस्टिगेशन टीम बस ओनर दिनेश यादव से मिली। दिनेश ने पुलिस को बताया कि उस बस का ड्राइवर राम सिंह था, जो आरके पुरम के एक स्लम रविदास कैंप में रहता था। इस बस को फिर एविडेंस के लिए सीज किया गया और इस तरह राम सिंह इस केस में सबसे पहले पकड़ा गया। बाय द वे पुलिस को बस से बहुत सारे एविडेंसेस मिले, जैसे लगभग 2 आयरन रॉड्स, ज्योति की मदर के नाम पर इशूड आशा देवी का डेबिट कार्ड, स्पिट के ट्रेसेस, हेयर स्ट्रैंड्स और टी-शर्ट्स और स्लीपर्स, जिस पर उस वक्त ब्लड भी था। दिसंबर 17 को यानी अगले दिन राम सिंह ने इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट किया और उसके थ्रू पुलिस को उसके नेबर पवन गुप्ता, जो एक फ्रूट सेलर था, और विनय शर्मा, जो फिर से एक जिम इंस्ट्रक्टर था, के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी पता चला। अगले ही दिन दिसंबर 18 को पुलिस ने पवन और विनय दोनों को अरेस्ट कर लिया। राम सिंह से ही पुलिस को पता चला कि उसका भाई मुकेश सिंह भी उस रात इसमें इन्वॉल्व था और उसने उन्हें बताया कि मुकेश उस वक्त राजस्थान फ्लाई कर गया था, जहाँ उसका गाँव था। मुकेश को पकड़ने के लिए 7 लोगों की एक पुलिस टीम दिसंबर 17 को राजस्थान के करौली विलेज पहुंची थी, जहां उन्होंने मुकेश को उसके पेरेंट्स की हट में छुपे हुए पकड़ा। सिमिलरली मोहम्मद अफरोज, जो उस वक्त 17 साल का था, उसे भी पुलिस ने एक बस कंडक्टर द्वारा दी गई लीड के थ्रू दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर पकड़ा। केस में आखिरी पर्सन जिसके बारे में राम सिंह ने पुलिस को बताया वो अक्षय ठाकुर था। अक्षय मैरिड था और उसका एक बेटा भी था। वो भी राम सिंह के साथ इस बस में काम करता था और पुलिस ने उसे 4 दिन बाद यानी 21 को बिहार में उसके गांव से रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट किया। नाउ ट्रायल की बात करें
अविंद्र पांडे ने दिसंबर 19, 2012 को कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया। दिसंबर 24 को दिल्ली पुलिस ने 1 वीक के अंदर चार्जशीट फाइल करने का प्रॉमिस किया और यही इस केस की बात है। लोग बहुत गुस्सा थे, प्रोटेस्ट हर दिन हो रहे थे, स्लोगन्स हर दिन रेज किए जा रहे थे और हमारी कंट्री में हर आदमी सिर्फ एक चीज चाहता था, वो था ज्योति के लिए जस्टिस। सिंस हमारी कंट्री में पेंडिंग केसेस का इतना बैकलॉग है और जस्टिस सिस्टम इतना स्लोली मूव करता है, इसलिए कभी कभी जस्टिस डिलीवर करने में सालों यहाँ तक कि डिकेड्स लग जाते हैं और पब्लिक उस वक्त इसी डिले के खिलाफ अपनी वॉइस रेज कर रही थी। लोगों के प्रेशर की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ओपनिंग को अप्रूव किया। बेसिकली इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के हेल्प से असॉल्ट विक्टिम्स कम टाइम में जस्टिस पाने की होप कर सकते हैं। इन 5 FTCs में से पहला FTC असॉल्ट करने के बाद उनमें से सो कॉल्ड ज्योति की डेथ के 3 दिन बाद यानी जनवरी 2, 2013 को दिल्ली के साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेट किया गया और इस कोर्ट में सुने जाने वाला पहला केस निर्भया केस था। जनवरी 23, 2013 को पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किए गए 5 एडल्ट आदमियों के खिलाफ किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए चार्जेस फाइल किए। क्योंकि छोटा सस्पेक्ट उस वक्त एक जुवेनाइल था, इसलिए उसके खिलाफ केस एडल्ट कोर्ट में नहीं चलाया गया। इनफैक्ट उसका नाम भी मीडिया में हाइड किया गया था और उसकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उसे राजू के रूप में रेफर किया गया। राजू का इस केस में एक एडल्ट के रूप में ट्रायल फेस ना करना कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उसके क्राइम को देखते हुए लोग ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। वो कुछ सालों में इजीली रिलीज हो जाएगा। अगस्त 31, 2013 को लगभग 8 महीने बाद राजू को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर कॉन्विक्ट किया गया। इसके अंडर उसे 3 साल की इम्प्रिजमेंट मिली, जिस दौरान उसे एक रिफॉर्म फैसिलिटी में रखा गया और दिसंबर 20, 2015 को राजू एक फ्री मैन बन गया। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की और अपनी लाइफ इस तरह जीना कंटिन्यू किया जैसे उसका रीबर्थ हुआ। नाउ इस केस में बाकी 5 मेन के साथ क्या हुआ। मार्च 11, 2013 को राम सिंह जो ड्राइवर था वो अपनी सेल में डिसीज्ड पाया गया, जिसमें 3 और प्रिजनर्स थे। इस वजह से उस वक्त स्पेकुलेशन था कि क्या ये सुसाइड है या एक मर्डर, सिंस ये अक्सर जेल में होता है। नाउ बाकी 4 मेन का ट्रायल अगले 5 से 6 महीनों तक कंटिन्यू रहा। सितंबर 10 को ये 4 सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के गिल्टी पाए गए और उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। ऐसा नहीं था कि इस जजमेंट के तुरंत बाद उन्हें फांसी दे दी गई, बल्कि जस्टिस डिलीवर करने में 7 साल और लग गए। मीनवाइल इन चारों ने अपने सारे लीगल ऑप्शंस का यूज करके अपनी पनिशमेंट को डिले करने की पूरी कोशिश की। हाउएवर, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी जनवरी 2020 में उनकी मर्सी प्ली रिजेक्ट कर दी, तो फाइनली उसी साल के मार्च 28 को तिहाड़ जेल में सुबह 5 बजे अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को एग्जीक्यूट किया गया और हैंग्ड टिल। नाउ इस पॉइंट पर आपको फील हो सकता है कि यहाँ केस एंड हो गया है और टेक्निकली यस ये केस ओवर है, लेकिन इस केस के बारे में ये चीजें इतनी इम्पैक्टफुल है कि जो भी ट्रायल एग्जीक्यूशन जो भी इस केस में हुआ उसने हमें सोसाइटी का अगली साइड दिखाया। जैसे कि ये काफी नहीं था, जब इन 5 एडल्ट कॉन्विक्ट्स का ट्रायल चल रहा था उनमें से 3 के लॉयर ने खुद ऐसी डिस्गस्टिंग चीजें कही जो क्लियरली दिखाता है कि उनका माइंडसेट क्या था। इस लॉयर मनोहर लाल शर्मा ने ज्योति पर उन सारी चीजों का ब्लेम लगा दिया जो उसके साथ हुई थी। आपने सही सुना, एक इंटरव्यू में मनोहर लाल ने कहा कि ज्योति और अविंद्र को एक अनमैरिड कपल के रूप में इतनी लेट रात में बाहर नहीं होना चाहिए था। गर्ल्स और वुमेन एक जेम है, एक डायमंड से भी ज्यादा प्रेशियस है। अगर आप अपना डायमंड स्ट्रीट पर रखोगे तो सर्टेनली डॉग उसे ले जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। उन्होंने आगे कहा, एक कभी रिस्पेक्टेबल लेडी के साथ नहीं होता, एक अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल भी बिना रिस्पेक्ट के किसी गर्ल को टच नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा एक और लॉयर हैं जो इन कॉन्विक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, AP सिंह, उन्होंने भी ज्योति के कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निर्भया की मदर से पूछा जाना चाहिए कि वो इतनी लेट रात को क्यों और किसके साथ बाहर थी। कहा जाता है कि टाइम के साथ ना सिर्फ एरा बल्कि सोसाइटी और उसकी थिंकिंग भी बदलती है, लेकिन मुझे डाउट है कि ये इस बात पर अप्लाई होता है कि हम अपनी सोसाइटी में वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में वुमेन को सिर्फ उनके जेंडर की वजह से वीक समझा जाता है और आप ये चीज कह सकते हैं कि उन्हें इजीली डोमिनेट किया जाता है और सिचुएशन इतनी बुरी है कि इस पॉइंट पर हम सिर्फ ऐसे क्राइम्स के बारे में सुनने के यूज्ड टू हो चुके हैं। इस कल्चर को नॉर्मलाइज करना बंद करना चाहिए क्योंकि इनफ इज इनफ। ज्योति की फैमिली पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जस्टिस के लिए कितने सालों तक वेट किया
और अपनी डॉटर के लिए उनके पेरेंट्स ने ना सिर्फ जुडिशियल सिस्टम से बल्कि सोसाइटी से भी फाइट किया। इनिशियली जब इस केस के डिटेल्स टीवी पर थे तो हर चैनल ने उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए निर्भया नाम का यूज किया, लेकिन इस इंसिडेंट की 3rd एनिवर्सरी पर यानी 2015 में ज्योति की मदर ने पहली बार पब्लिकली उसका नाम लिया और उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें अपनी डॉटर का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। नाउ इस इंसिडेंट के सालों बाद जब आशा देवी और बद्री सिंह से पूछा जाता है कि क्या उन्हें लगता है कि दिल्ली अब वुमेन के लिए सेफ है, उनका आंसर हमेशा नहीं होता है। और ये कितना पेनफुल है कि एक रात में 6 लोगों ने एक फैमिली की लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। मैं प्रीटी श्योर हूँ कि आपके पास भी इनके आंसर्स नहीं हैं, लेकिन मैं बस होप करती हूँ कि हम कभी क्वेश्चंस पूछना बंद ना करें और हम अपने आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करें, उनके लिए एक बेटर सोसाइटी, उनके लिए एक बेटर जुडिशियल सिस्टम और उनके लिए एक बेटर कल्चर, ताकि ज्योति या निर्भया जैसा केस हमारे मीडिया पर फिर कभी ना आए। और उसके साथ ये केस यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।